आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, केबीएस या अन्य भी कोई बोर्ड के बच्चे हैं उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ये केमिस्ट्री के भाग का तीसरा चैप्टर है, यानी कि एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पूरा चैप्टर रहेगा, अगले वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे विद एक्टिविटीज। एंड थर्ड जो वीडियो आएगा उस वीडियो में इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो यूपी बोर्ड में पूछे गए हों, सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हों या अन्य किसी बोर्ड में पूछे गए हों। यानी एक अच्छी तरीके से हम इस पूरे चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है जो मेटल्स होते हैं वो देखने में और उनकी किस तरह की बनावट होती है उस सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है लस्टर। लस्टर क्या होता है, यानी देखने में हमें जो मेटल है कैसा लगता है। तो मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जो मेटल्स हैं उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, यानी उनमें से चमक आती है। जैसे हमने देखा है गोल्ड है या सिल्वर है, उनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है, यानी उसमें से शाइन आती है। नेक्स्ट देखते हैं हार्डनेस। हार्डनेस, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, जो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे आयरन यानी लोहा एंड कॉपर यानी कि Cu। इन सबके केमिकल जो फॉर्मूलाज हैं, कंपाउंड्स हैं, उनको याद भी रखना है। यानी Fe का होता है Fe, यानी आयरन मतलब Fe, एंड कॉपर के लिए हम Cu का यूज करते हैं। इन सबको याद रखेंगे। अब एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इन सब में फॉलोज होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शन है यानी उनमें फॉलोज नहीं होती हैं। तो यहाँ देख लेते हैं सोडियम एंड लिथियम। यानी कि जनरली मेटल्स हार्ड होंगे, लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम एंड लिथियम होगा वो क्या होगा, हार्ड नहीं होते हैं। आगे हम देखते हैं थर्ड है इनका स्टेट। स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस। तो देख लेते हैं जो मेटल्स होंगे वो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स। बट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है मरकरी का, यानी मरकरी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हमारे थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे की प्रॉपर्टी है हमारी मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट्स। यानी जो मेटल्स होते हैं उनको हम पीट पीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेलेबल हैं वो है हमारे गोल्ड, यानी गोल्ड सबसे ज्यादा मेलेबल है। इसके अलावा सिल्वर यानी कि चांदी आर मोस्ट मेलेबल। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, जो मेटल्स होते हैं वो सारे मेलेबल होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मेलेबल में हम गोल्ड एंड सिल्वर को देखेंगे। मेलेबल तो आयरन भी होता है, यानी Fe भी होता है, कॉपर भी होता है, बट मोस्ट मेलेबल गोल्ड एंड सिल्वर रहेगा। आगे देखते हैं डक्टिलिटी। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल्स को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। हम कॉपर का यूज करते हैं अपने घरों में, जो बिजली के तार होते हैं, और एल्यूमिनियम का यूज होता है उन वायर्स में जो आपके घरों में बाहर से आ रहे हैं, यानी कि जहां से बिजली मेन लाइन होती है वो सब एल्यूमिनियम के वायर्स होते हैं। आगे देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां देख लेते हैं हमारा Ag यानी कि सिल्वर। सिल्वर का केमिकल फॉर्मूला होता है Ag, एंड कॉपर का मैंने बताया था Cu होता है। आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो बेस्ट कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो Cu है उसका यूज हम होम्स में करते हैं, यानी घरों में करते हैं। सिल्वर का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि काफी कॉस्टली होता है। आगे देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो इसके बारे में देखते हैं। जनरली हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, और हाई डेंसिटी के भी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट्स सोनोरस या सोनोरसिटी भी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं। तो सोनोरसिटी या सोनोरस क्या होता है, जब मेटल्स को हम पीटते हैं तो उसमें से एक आवाज निकलती है, उसको हम सोनोरस प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो मेटल्स आर सोनोरस व्हेन मेटल स्ट्राइक टू अ सरफेस
दे प्रोड्यूस साउंड, यानी जब उनको पीटा जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करें, उसको हम सोनोरस बोलते हैं। आगे है हमारा ऑक्साइड्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ऑक्साइड्स क्या होता है? मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बुक में नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको हेल्प रहेगी। पर आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाले तो उनको निकाल करके बैठिए, सारी चीजों को लिखिए, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस चैप्टर को हम पूरा एक एक चीज को यहाँ पे समझने वाले हैं, इसलिए आपको कॉपी पेन लेकर के ही बैठना है। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो यहाँ नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अभी तक हमने देखी थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज, यहां से स्टार्ट होता है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। यहाँ पे देखिए सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आगे बात करेंगे सेपरेटली। तो चलिए लश्चर, अब यहाँ जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है, यानी उनमें से कोई भी चमक नहीं मारती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सेप्शन, यहाँ पे भी है। यहाँ पे क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या होता है? यानी कि नॉन मेटल क्या होंगे? साइनी सरफेस नहीं होगी, बट आयोडीन जो है वो नॉन मेटल भी है, लेकिन वो साइनी सरफेस का होगा। आपकी बात समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं वो साइनी सरफेस नहीं होती है, बट यहाँ आयोडीन है उसकी साइनी सरफेस होती है, जो कि एक नॉन मेटल है। आगे देखते हैं हार्डनेस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, यानी नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं। फिर से यहाँ एक्सेप्शन है डायमंड का, यानी कि डायमंड एक नॉन मेटल है, उसके बावजूद ये क्या है? हार्ड है, यानी सॉफ्ट नहीं है। डायमंड क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। अभी तक का जो पता है हमको वो डायमंड है, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। आगे देखते हैं स्टेट, एग्जिस्ट इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड में या गैसियस स्टेट में होते हैं, लिक्विड में कोई भी नॉन मेटल नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी अभी हमने मेटल्स में भी पढ़ी थी, तो वहां पे क्या था? मेटल्स मेलेबल होते थे, यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, यानी कि वो मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। आगे देखते हैं, आगे स्टूडेंट्स हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में ही आगे की प्रॉपर्टी जो कि है हमारी डक्टिलिटी। तो मेटल्स डक्टाइल, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल होते थे, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते हैं। आगे देखते हैं कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कंडक्टर नहीं होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। पुअर मतलब बहुत बेकार कंडक्टर, तो पुअर कंडक्टर होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो काफी ज्यादा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये याद रखेंगे आप। इसका यूज कहाँ करते हैं हम? जो हमारी घड़ी में जो सेल्स रखते हैं उन सब में इसका यूज होता है। तो ग्रेफाइट की रॉड होती है, उसको काफी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। आगे देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब वही घनत्व पे बात करेंगे। तो देखते हैं जनरली नॉन मेटल्स है लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे क्या है? जो नॉन मेटल्स हैं उनकी लो डेंसिटी रहती है और लो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, आसानी से मेल्ट हो जाते हैं। सोनोरस, सोनोरसिटी प्रॉपर्टी वो थी जिसमें क्या है, यानी कि बजाने पर उनमें से मेटल की आवाज निकलती थी मेटल्स में से, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉन मेटल्स हैं तो यहाँ पे कोई भी आवाज प्रोड्यूस नहीं करते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस when the metal strike to a hard surface they can't produce sound, यानी वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं साउंड को। तो याद रखेंगे नॉन मेटल्स में सोनोरसिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा ऑक्साइड्स का, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। वहां पे था बेसिक इन नेचर, यानी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आगे बहुत यूज आएगा, लिख लीजिए दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या होती हैं इनको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, यानी कि मेटल्स की रासायनिक गुणों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यह फर्स्ट रहेगा टॉपिक, यानी सब हेडिंग रहेगी फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, यानी मेटल्स की रिएक्शन एयर के साथ में। तो इसको देख लेते हैं। तो मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन, एयर का मतलब यहाँ ऑक्सीजन से है, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करने वाले हैं।
तो देख लेते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, यानी मेटल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो हमारा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पे आपके लिए एक अच्छी चीज ये है कि मैंने जितनी भी रिएक्शंस हैं, यानी जो रिएक्शन पूछी जाती हैं, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन लेने की मैंने कोशिश करी है। तो आप घबराइएगा नहीं, सारी रिएक्शंस को करिए जिससे आप बेस्ट से बेस्ट अपने एग्जाम में कर पाए। हो सकता था मैं यहाँ 1 या 2 रिएक्शन लिखता, बट मैंने ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन ली हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, तो आप इसको समझ लीजिए। तो मान लीजिए मैं एक मेटल लेता हूं जो मैंने Cu लिया है। कॉपर को जब हम ऑक्सीजन में रिएक्ट करेंगे, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमारा बनेगा CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड। यानी कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन के साथ में होगी। यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि कॉपर ऑक्साइड जो होता है उसका कलर आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछेगा। आपको नहीं पता है तो लिख लीजिए ब्लैक। आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन दे देगा, डैश 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 डैश। कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू, ग्रीन, रेड या ब्लैक। तो आपको ब्लैक पे टिक करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं जो कि है हमारा एल्यूमिनियम। जब एल्यूमिनियम को हम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है Al2O3, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ में तो मैग्नीशियम को तो हमारा बनेगा MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे अगर आपको जो बैलेंसिंग है वो नहीं आता है तो आप मेरे जो वीडियोस हैं उनको जाकर के देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक को जाकर के क्लिक करिए, देखिए कि किस तरीके से हम रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्टूडेंट्स, डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है, जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन बनेगा और आपको उसको कैसे हैंडल करना है एग्जाम में। तो फर्स्ट हेडिंग है हमारा Na एंड K। Na मतलब क्या होता है, सोडियम, एंड K मतलब होता है पोटेशियम। Na का एटॉमिक नंबर 11 और पोटेशियम का क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। आपको मिनिमम टू मिनिमम 30 तक एटॉमिक नंबर याद करने हैं। अगर आपको नहीं आते हैं तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो वाइगोरियसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, सो दे आर केप्ट इमर्ज इन द केरोसिन। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K होते हैं, इनको हम केरोसिन में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर इनको हमने एयर में रख दिया तो ये क्या है, तुरंत से फायर कैच कर लेते हैं और जलने लगते हैं। क्यों फायर कैच कर लेते हैं, क्योंकि बहुत रिएक्टिव है। क्यों बहुत रिएक्टिव है, क्योंकि जो Na है स्टूडेंट्स उसका 11 क्या है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो आपको पता है ऑक्टेट रूल जो है, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में और लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाएगा। तो पोटेशियम एंड सोडियम आर वेरी रिएक्टिव, इसलिए इनको हम ओपनली नहीं रखते हैं, इनको केरोसिन ऑयल में इनको रखा जाता है। देखिए चैप्टर चाहे लंबा हो सकता है लेकिन हम किसी भी चीज को बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। समझना बड़ी चीज है, ना कि जल्दी से पढ़ लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। पीबी का फॉर्मूला यानी कि लेड LEAD आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या है, जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक जो है हमारे, उन पे क्या होता है, देखो ये मान लीजिए कि हमारे पास में मेटल है और ये मैग्नीशियम है, तो ये क्या करेगा, एक ऑक्साइड लेयर अपने ऊपर क्रिएट कर लेगा, यानी ये ऑक्साइड लेयर इस पे क्रिएट हो चुकी है। अब जब ऑक्साइड लेयर इस पे क्रिएट हो गई तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यानी कि जितना हो चुका उतना ही होगा, यानी अंदर इसके यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि ये आगे तक इसका जो क्षरण है वो नहीं होगा, यानी कि इसका जो कोरोजन है वो नहीं होगा। लेकिन जब आप आयरन की बात करते हैं, यहाँ पे आयरन तो कोई एग्जाम्पल में नहीं दिया है, लेकिन जब आप आयरन की बात करेंगे तो आयरन का क्या होगा, उसके जो ऊपर जो ऑक्साइड बनेगी आयरन ऑक्साइड, यानी कि जो इसको जंग बोलते हैं हम, रस्टिंग, वो क्या करती है, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर, यानी कि पूरे जो मेटल है उसको खत्म कर सकती है। लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक में ऐसा नहीं होता है। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं।
जो है हमारा Fe डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। Fe मतलब आयरन। आयरन क्या है? डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, हीटिंग पे यानी कि बर्न नहीं होगा, बट आयरन फिलिंग्स क्या करती हैं? बर्न करती हैं तेजी से। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, आयरन जनरली बर्न नहीं करता है, लेकिन आयरन फिलिंग्स बर्न करती हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। Cu मतलब कॉपर, डज नॉट बर्न बट इज कोटेड विद अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, मैंने बताया था जो कॉपर ऑक्साइड है उसका कलर ब्लैक होता है, तो आप पहले से ही समझ चुके हैं। आगे देखते हैं। Au एंड Ag, ये क्या है? सोना और चांदी। डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। आपको जनरली पता है कि आपके जो मम्मी पापा के घर में जो सोना चांदी है वो रिएक्ट नहीं करता है, तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चांदी है वो क्या करती है? एक ब्लैक कोटिंग बनाती है। चांदी भी ब्लैक कोटिंग बनाती है, याद रखेंगे इसको। आगे देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये एग्जाम में हर दूसरी साल आता है, यानी कि हर दूसरे ईयर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से समझ लेना, आप इसको नोट डाउन भी कर लेना, जिससे आप पेपर में इसको करके आ सको। तो चलिए देखते हैं। मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसी ऑक्साइड्स यानी ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो रिएक्ट करते हैं दोनों से, यानी एसिड से भी रिएक्ट करे और बेसिस से भी रिएक्ट करे, उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। सीधा सा फंडा ये है, एसिड से भी रिएक्ट करे बेस से भी रिएक्ट करे वो एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? ये सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा, तो सॉल्ट एंड वाटर बन जाएंगे, तो उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलने वाले हैं। तो बहुत ईजी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास में है मान लो Al2O3, ठीक है, और यहाँ पे हमने HCl से रिएक्ट किया, यानी Al2O3 को हम HCl से रिएक्ट किया, तो हमारा बना AlCl3 प्लस H2O। इसको लिख लेना आप, इसको लिख लेना, जिससे कि आप पेपर में चकमा ना खा पाओ, क्योंकि ये पेपर में पूछा जरूर जाएगा। तो हमारा क्या बना? एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। इसको हम बैलेंस कर लेंगे, तो 2 लगा देंगे, यहाँ 6 लगा देंगे। तो बैलेंसिंग मैंने बताया है, बैलेंसिंग नहीं देखा है जाकर के देखिए वीडियो को। अब देखिए जो Al2O3 था वो HCl यानी एसिड के साथ में रिएक्ट कर गया, और Al2O3 को ही हम बेस के साथ में भी रिएक्ट करेंगे, तो क्या बनेगा? 2NaL2 प्लस H2O, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। यानी कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं, बेसिस से भी रिएक्ट कर रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जो कि HCl से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा था, और वही NaOH से रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा था। तो इट इज इंपॉर्टेंट वन। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट खींचना है खींच लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को देखने वाले हैं। तो मेटल्स में क्या होता है? रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। अब हम वाटर से रिएक्शन देखेंगे, पहले हम देख चुके हैं ऑक्सीजन से, यहाँ वाटर से देखेंगे। तो देख लेते हैं। मेटल जब वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, यानी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता होगा, H2O, कोई बड़ी बात नहीं है। मेटल प्लस वाटर गिव्स अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन गैस का रिलीज होने वाला है यहाँ से। इसके बाद में है स्टूडेंट्स मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, तो हमारा बनता है मेटल हाइड्रो ऑक्साइड। यानी कि जब मेटल वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। जब हम मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। इनके एग्जाम्पल देख लें, भर भर के एग्जाम्पल लिए हैं मैंने, 5-5 एग्जाम्पल हैं। आपको कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं रहेगी जो यहाँ से अलावा पूछ ली जाए। तो देख लेते हैं। पहला हमारा है Na मतलब सोडियम। सोडियम को हमने रिएक्ट किया H2O यानी वाटर के साथ में, तो हमारा क्या बना? NaOH H2 प्लस हीट। अब देखो यहाँ पे आप समझो, मैंने बताया था अभी, ये सब चीजें एक दूसरे से लिंक हैं। सोडियम को हम किसमें इमर्स करते थे? केरोसिन ऑयल में। और केरोसिन ऑयल में क्यों रिएक्ट करते थे? क्योंकि ये क्या होता है, इसको अगर हम हवा में रखते हैं तो इसमें से आग लग जाती है, और यहाँ पे भी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि हीट होगी। अब यानी हमने यहाँ से 3 चीजें समझ ली। क्या क्या समझ लिया? Na की रिएक्शन समझ ली, Na को केरोसिन में रखते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल समझ लिया। तो जो पढ़ाई है ना उसको लिंक करके रखिए आप, एक को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, बहुत ईजी लगेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास में है Ca मतलब कैल्शियम। कैल्शियम, अब आप मुझे इसका एटॉमिक नंबर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है। प्लस H2O यानी वाटर के साथ में रिएक्ट किया तो हमारा बना CaOH का होल ट्वाइस,
प्लस H2। CaOL का होस्ट ट्वाइस क्या होता है मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है बहुत अच्छे से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है यानी चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 1 का, तो जाकर के देखिए, जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा Mg है यानी कि मैग्नीशियम। जब इसको हम वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 यानी H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसी प्रकार से फोर्थ देख लेते हैं, एल्यूमिनियम प्लस वाटर। एल्यूमिनियम को जब हम वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है Al2O3 प्लस 3H2 यानी कि हमारे फिर से हमें H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इसी तरीके से Fe रिएक्ट करता है, Fe प्लस 4H2O गिव्स अस Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्लस 4H2। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर। जो मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। वो कौन कौन सी फॉर्म होती हैं डिस्कस करते हैं। पहला है Na एंड K एंड Ca यानी कि जो सोडियम है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ में यानी ठंडे वाटर के साथ में। सेकंड है एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। एल्यूमिनियम मतलब Al, Fe मतलब आयरन, Zn मतलब जिंक। रिएक्ट विद स्टीम, स्टीम मतलब भाप से रिएक्ट करते हैं ये तीनों। इसके अलावा जो Mg है वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ में यानी गर्म वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम। आगे का पॉइंट है हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम होते हैं वो फ्लोट करते हैं ऑन द वाटर सरफेस एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू देयर सरफेस। जो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वो स्टिक करते हैं उनकी सरफेस पे। आगे का पॉइंट है हमारा Au, Ag, Cu एंड Pb। सोना, चांदी, कॉपर और Pb मतलब लेड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ में। यहाँ पे एक बात ये है कि जो Cu है, आपको लगेगा Cu रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, बट नो। आपको अगर क्वेश्चन आता है तो नो, कॉपर कैन नॉट रिएक्ट विद वाटर, याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, थर्ड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, यानी अब रिएक्शन देखेंगे हम मेटल्स की एसिड्स के साथ में। तो देख लेते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो याद रखेंगे। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, यानी हमने मेटल लिया, मेटल के साथ में एक डाइल्यूट एसिड लिया, तब क्या बनता है हमारा सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। भर भर के एग्जाम्पल हैं या 4 एग्जाम्पल लिए हैं उनको समझने वाले हैं। तो Fe यानी आयरन प्लस HCl, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में जब हम Fe को लेते हैं तो हमारा बनता है FeCl2 प्लस H2 यानी H2 यानी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और फिर से यहाँ H2 गैस रिलीज होती है यानी हाइड्रोजन। थर्ड देख लेते हैं हमारा जिंक। जिंक भी HCl के साथ में रिएक्ट करता है और ZnCl2 बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। नंबर 4 है हमारा जो हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम भी HCl के साथ में रिएक्ट करता है, AlCl3 बनाता है प्लस 3H2 बनाता है। ये रिएक्शन हम रिपीटेड है, पहले भी पढ़ाई है, आप बताएंगे इसका नाम AlCl3 का नाम। आगे देखते हैं, आगे है हमारा Cu, Ag, Hg डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स, यानी डाइल्यूट एसिड्स के साथ में Cu, कॉपर, Ag, Hg डू नॉट रिएक्ट यानी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में फोर्थ पार्ट जो कि है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, यानी कि अदर मेटल सॉल्ट के साथ में हमारा मेटल किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो हमारी जो इक्वेशन है उसको समझ लेते हैं, वो है मेटल A यानी एक मेटल प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B यानी किसी भी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन, तो हमें प्राप्त करेगा यानी मिलेगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B यानी B मेटल जो है हमें वो मिल जाएगा। एग्जांपल से समझते हैं, Fe प्लस CuSO4 ये हमें प्रदान करेगा FeSO4 प्लस Cu और Cu हमें यहाँ मिल जाएगा। इसको स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती थी,
ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लो रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कि जो हाई रिएक्टिव है वो लो रिएक्टिव को हटा देता है। तो यहाँ पे हाई रिएक्टिव कौन है? Fe हाई रिएक्टिव है और Cu लो रिएक्टिव है, तो Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया, ये हम बोल सकते हैं। आगे की प्रॉपर्टी पे देखो क्या है, रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड्स, यानी उनके कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव को हटा देगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी सीरीज, जो बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो चलिए उस ट्रिक को भी देखेंगे और उन एलिमेंट्स को भी देखेंगे जो रिएक्टिविटी सीरीज में आपसे पूछ सकता है। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। द रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, यानी कि ये एक सीरीज है जिसमें कुछ मेटल्स होंगे, यानी एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, मेटल्स भी बोल सकते हैं, वो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होंगे। यानी कि अब देखिए हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको बता देता हूं मैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है के यानी कि पोटेशियम, सेकंड पे है Na यानी सोडियम, फिर है कैल्शियम यानी Ca, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है यानी Fe, लेड यानी Pb, हाइड्रोजन है, कॉपर है, Hg यानी मरकरी है, Ag सिल्वर, Au गोल्ड, Pt यानी प्लेटिनम। अब ये आपके पास में एलिमेंट्स हैं, इनको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है, उसको मैं अभी इस वीडियो में ही बताऊंगा, और मैं उसका एक वीडियो दूसरा डाल भी चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट है हमारा के को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कालू, यानी कि अब देखिए इसके लिए ट्रिक है, उस ट्रिक को समझ लीजिए, एक बेहतरीन ट्रिक है। तो के को याद रखेंगे हम कालू से, यानी के फॉर कालू, Na मतलब सोडियम, कालू ने, Ca मतलब कहा, तो कहा को हम याद रखेंगे Ca से, मैग्नीशियम यानी मंगू, एल्यूमिनियम यानी आलू। तो कालू ने कहा मंगू आलू जरा फीके पके हैं, यानी स्टोरी से मैंने इसको समझाया, तो यहां पे आप फुल स्टॉप कर दीजिए, यानी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट यहां तक है। तो जिंक यानी फीके, आयरन यानी पके, सॉरी जिंक मतलब जरा यानी Zn, Fe मतलब फीके, और Pb मतलब पके, और H मतलब हैं। यहां तक स्टोरी का फर्स्ट पार्ट था। आगे है स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, कौन होगा आगे और पता नहीं। तो कौन से याद रखेंगे स्टूडेंट्स? कॉपर को होगा यानी Hg यानी मरकरी, आगे Ag, गोल्ड के लिए Au, और Pt मतलब प्लेटिनम, और नहीं के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि इसको हटा दिया गया। एक बार और समझा देता हूं, स्टोरी क्या है। कालू ने कहा मंगू आलू जरा फीके पके हैं। स्टोरी का सेकंड पार्ट है कौन होगा आगे और पता नहीं। इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, कालू के लिए के का यूज किया था, Na यानी कि ने, Ca के लिए कहाँ का यूज किया था, मैग्नीशियम यानी मंगू से है, एल्यूमिनियम यानी कि आलू से याद रखेंगे, जिंक को जरा से याद रखेंगे, आयरन यानी Fe को फीके से, और जो हाइड्रोजन है उसको H से याद रखेंगे। तो आप इसको स्टोरी के माध्यम से एक दो बार आप रिपीट करिए, आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज में समझने वाली बात यह है कि जो सबसे ऊपर का एलिमेंट है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में के है, तो के क्या है हमारे पास में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में है सोडियम यानी कि Na है, फिर कैल्शियम यानी Ca है, फिर Mg यानी मैग्नीशियम है। जो के है वो इन सबको डिस्प्लेस कर देगा, यानी के Na को भी डिस्प्लेस कर देगा, के कैल्शियम को भी डिस्प्लेस कर देगा, के मैग्नीशियम को भी, एल्यूमिनियम को भी, जिंक को भी, Fe सबको डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि अगर हम कहें कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दुनिया में इस अर्थ पे कौन सा है, तो उसका नाम है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। पेपर में पूछेगा, आपको ऑप्शन भी देगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। उसका रीजन भी है, वो हम कभी और डिस्कस करेंगे, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। आगे देख लेते हैं, जब सोडियम आएगा तो सोडियम स्टूडेंट्स कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है, बट जो सोडियम है वो पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी ऊपर वाले को नहीं कर पाएगा, नीचे वाले सबको कर देगा। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, बट सोडियम को और पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।
अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है, इस ट्रिक को नहीं देखा है, तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट में उसका बटन दे दूंगा। आगे देखते हैं हमारा रिएक्शंस ऑफ मेटल विद नॉन मेटल्स, यानी अब रिएक्शन का जो मेटल का है उसको नॉन मेटल के साथ में हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स इज द टेंडेंसी टू अटेन अ कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल। हमको पता है, नाइन्थ में पढ़ा था कि वैलेंस शेल होती है KLMN, यानी कि जो एलिमेंट होते हैं वो कंप्लीट करना चाहते हैं अपनी ऑर्बिट्स को, यानी वैलेंस शेल्स को। अभी हम उसको अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। तो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटाइन। मतलब क्या है? मतलब है जो मेटल्स के एटम होते हैं वो अपनी शेल को क्या करना चाहेंगे? फिल करना चाहेंगे, और क्या फॉर्म करेंगे? वो कैटाइन फॉर्म करेंगे। यानी कि अभी इसको समझेंगे हम अगले अगले पेज पे भी, बट यहां से थोड़ा थोड़ा आप आइडिया ले लीजिए। थर्ड है नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल टू फॉर्म एनाइन। अब देखिए जो नॉन मेटल है वो एनाइन बनाएंगे, जो मेटल्स हैं वो कैटाइन बनाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, मेटल कैटाइन, नॉन मेटल्स एनाइन। इसको अच्छे से समझने वाले भी है, चिंता नहीं करिए। आगे देखते हैं। थर्ड है हमारा, यानी फोर्थ लास्ट पॉइंट है, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मेटल टू अनदर इज कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। यानी उन कंपाउंड्स को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं जो ट्रांसफर से बनते हैं। किसके ट्रांसफर से बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनेगा, उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलने वाले हैं, या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। दो नाम है एक ही चीज के। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब अच्छे से समझेंगे इसको हम। फॉर्मेशन ऑफ NaCl, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन देखने वाले हैं। यहां से मैं आपको कई सारे कंसेप्ट समझाऊंगा, यानी बेसिक अगर केमिस्ट्री का आपको समझ में आ गया तो आपको फिर केमिस्ट्री बहुत इजी लगने वाली है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए Na के बारे में। Na क्या है? सोडियम है या पोटेशियम है? आप मुझे कमेंट में बताइए। तो बताइए Na क्या होता है। तो Na होता है सोडियम और K होता है पोटेशियम। Na का एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूं। 11 होता है Na का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पता होने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। अभी हम इतना ही समझेंगे, आगे वाले वीडियोस में हम समझेंगे प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब चीजें अगर पता है तो अच्छी बात है। सेकंड है हमारा Cl। तो Cl को देख लेते हैं। ये हमारा क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, यानी 17। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, हमको पता है कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, दूसरे में 8, तो ये हो चुके हैं 10, और एक और इलेक्ट्रॉन यानी कि 1, यानी कि हमारी थर्ड शेल में एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब हम क्लोरीन के लिए देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो फर्स्ट में तो 2 ही आते हैं, दूसरी में 8 आते हैं, तो ये हो गए हमारे 10 और एक यानी 7 रह गए, तो हमारे 7 आ गए। अब देखिए, हमको ये पता है कि कोई भी जो एलिमेंट है वो स्टेब्लिश होना चाहेगा, यानी कि वो अपनी ऑक्टेट को फिल करना चाहेगा। मतलब क्या है मेरा? ये देखिए लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है 1, इसको ये हटाना चाहेगा, यानी कि ये क्या बनना चाहेगा? 2 8 0। यहां देख लेते हैं ये क्या करेगा? 2 8, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। ये यहां करना चाहेगा इसको 8, क्योंकि फुल फिल, यानी कि पहले जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी में 8 और तीसरी में भी 8, तब ये क्या होते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। तो इस पर किसी दिन हम और चर्चा करेंगे, अभी इतना ही समझेंगे। तो देख लेते हैं, ये 2 8 8 होना चाहेगा, ये 2 8 0 होना चाहेगा। तो देखिए कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे। अगर मैं कहूं कि Na से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये क्या बन जाएगा? 2 8 0 बन जाएगा। और मैं कहूं कि Cl को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? 2 8 8 हो जाएगा। बस हो गया काम। यानी Na और Cl, Na से एक निकलना है और Cl को एक चाहना है, यानी उसको एक चाहिए, तो दोनों का काम बन जाएगा। तो यहां से हमारी NaCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। जरा इनको स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हमारी फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। सेकंड में देख लेते हैं, यहाँ कितने आते हैं? 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारा बन गया Na का। लेकिन अभी Na का नहीं बना है, ये अभी एक इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, तो चलिए उसको भी फिल कर देते हैं।
अभी ये बन गया हमारा Na का, और यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन और लगा दिया। इसको मैं बोलूंगा स्ट्रक्चर ऑफ Na। ठीक है, अभी ये Na पॉजिटिव नहीं है, अभी ये सिर्फ Na है। अब हम Cl को देख लेते हैं। तो Cl क्या है हमारा 17, तो बस वही काम, पहले पॉजिटिव यानी कि हमारा प्रोटॉन्स के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आ चुके हैं। अब हमें यहाँ ये देख लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगली ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 7 इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ। ये अच्छा सा बनेगा नहीं, कोशिश करता हूँ अच्छे बनाने की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, मैंने यहाँ 7 बना दिया। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बच्चों Cl का। अब देखिए जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यानी निकल जाएगा, तो ये बनेगा मेरा Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज। वो एक इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? Cl को चाहिए, क्योंकि Cl अगर एक और मिल जाएगा तो ये 2 8 8 बन जाएगा और ये हमारा 2 8 0 हो जाएगा। तो भाई मुझको चाहिए, उसको लेना है, तो दोनों का काम बन गया। तो ये मेरा बन गया NaCl। यानी NaCl की फॉर्मेशन इसलिए होती है क्योंकि Na को क्या होता है, Na को एक देना होता है स्टेबल होने के लिए, और क्लोरीन को एक चाहिए होता है स्टेबल होने के लिए। दोनों का काम बन गया, तो मेरा बन गया NaCl। तो इजी सी चीज है। अगर आप समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आयनिक कंपाउंड हमने बना दिए, देखते हैं आयनिक कंपाउंड क्या क्या होते हैं। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल टू ए नॉन मेटल। एक जो कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था एनायन किस में बनता है, कैटायन किस में बनता है। अगर भूल गए हो तो फिर से वीडियो को जाकर के देखिए, पता चल जाएगा। तो देख लेते हैं। तो उनको हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं, जैसे NaCl NaBr। आगे समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यानी उनकी प्रॉपर्टीज जो हमने आयनिक कंपाउंड अभी बनाए थे। तो देख लेते हैं। आप जो केमिस्ट्री है उसको रटने से अच्छा है चीजों को समझिए, समझने से आपको जो चीजें हैं वो हमेशा के लिए याद रहेंगी। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो चीजें कुछ दिन तो याद रह सकती हैं, लेकिन आपके लिए परमानेंटली याद नहीं रहेंगी। तो चीजों को समझिए, ज्यादा रटने से बेटर है। आगे देखते हैं फिजिकल नेचर। अब देखो जो आयनिक कंपाउंड बने वो उनका फिजिकल नेचर कैसा होगा। फिजिकल नेचर के बारे में, दे आर सॉलिड एंड हार्ड जनरली ब्रिटाइल। मतलब क्या होगा, जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो हार्ड होंगे और जनरली ब्रिटाइल। ब्रिटाइल मतलब भंगुर, यानी कि टूट सकते हैं आयनिक कंपाउंड। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद में देखते हैं इनका मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। तो मतलब मेल्ट होंगे या बॉयल कब होंगे, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो क्या था, क्यों होंगे भाई, इसलिए होंगे क्योंकि जो Na और Cl है उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया, और ये क्या हो गए, बहुत स्टेबल हो गए। अब इनके जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए क्या ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये मजबूत बॉन्ड है और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ज्यादा एनर्जी के लिए इसको लिए क्या चाहिए, हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होंगे। जनरल सी बात है, तो चीज को समझिए। आगे देखते हैं सॉलेबिलिटी। तो सॉलेबिलिटी के बारे में क्या है हमारा, जनरली सॉलेबल इन वाटर एंड इनसॉलेबल इन सॉल्वेंट्स सच एज कैरोसिन पेट्रोल। इन सब में ये इनसॉलेबल होते हैं। तो यानी कि वाटर में तो सॉलेबल होंगे, कैरोसिन वगैरह में ये इनसॉलेबल होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो सॉल्ट है, सॉल्ट मान सकते हैं NaCl जनरल सॉल्ट है, तो वो वाटर में तो सॉलेबल होता है, लेकिन कैरोसिन वगैरह में सॉलेबल नहीं होता है। आप जनरल लाइफ से जोड़िए चीजों को जिससे याद रहे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड सॉल्यूशन फॉर्म बट नॉट इन द सॉलिड स्टेट। देखो ये क्या है, इसमें थोड़ा ग्रामेटिकली मिस्टेक है, मैं बता देता हूं। यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट में, बट वो जो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे, लिक्विड में करेंगे। तो याद रखेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे, इसका भी रीजन है। इसका रीजन मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो होंगे उसमें बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से देखो टॉपिक बदल जाता है, यानी पूरा चैप्टर एक तरीके से ट्विस्ट हो जाएगा। अभी तक हम प्रॉपर्टीज वगैरह को पढ़ रहे थे, अब हम देखने वाले हैं जो मेटल्स होते हैं उनको हम कैसे निकालेंगे,
कैसे उन मेटल्स को हम ओर में से निकाल के उनको अलग करेंगे, तो वो सब चीजें हैं। यहाँ से चैप्टर थोड़ा ट्विस्टेड है, मतलब चैप्टर का जो फेज है वो बदल चुका है। तो देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो यहाँ पे है हमारा मिनरल्स, ओर्स एंड गैंग। मिनरल्स क्या होते हैं जो हमारे, अब देखो सबसे पहले आपको समझना है कि ओर क्या होता है। ओर वो चीज होती है जिसमें हमारे जो मेटल्स होते हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो पहले हम ओर्स को समझ लेते हैं। मिनरल्स दैट कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट। यहां पे क्या है, और उनको बोलेंगे जिसमें अधिक मात्रा में मेटल मिले हमको, ठीक है, उसको हम और बोलेंगे। अब हम देख लेते हैं मिनरल्स को। मिनरल क्या है, द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स। जो अर्थ क्रस्ट में नेचुरली मिलते हैं उनको हम मिनरल्स बोलते हैं। और किनको बोलते हैं, जिन मेटल्स में ज्यादा मात्रा में यानी हमको क्या है और मिलेगा। और क्या होता है, और वो होता है जिसमें यानी ऐसी मिट्टी जिसमें किसी भी मेटल का परसेंटेज हाई होता है। हाई से मतलब क्या है, देखो एक स्टोरी से समझो। जैसे आपने अपने घर में देखा, यानी आपके आस पड़ोस में मिट्टी है, उस मिट्टी में देखा तो हमने बोला कि भाई इसमें भी क्या है, आयरन का तत्व है, यानी आयरन ओर है इसमें। लेकिन हो सकता है उस आयरन ओर को निकालने के लिए, यानी 1 किलो आयरन निकालने के लिए मुझे बहुत अधिक मिट्टी का प्रयोग करना पड़े, जिसमें हो सकता है 1 किलो आयरन निकालने के लिए मुझे 10,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या वो और कहलाएगा? नहीं, वो और नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर मैं 1 किलो आयरन निकालने के लिए 10,000 रुपए खर्च कर रहा हूं तो वो और नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे आयरन निकालने के लिए 40 से 30 रुपए, एक किलो आयरन निकालने के लिए 40 से 30 रुपए का प्रयोग हो रहा है और मेरा आयरन आसानी से निकल पा रहा है, यानी अधिक मात्रा में और होना चाहिए, यानी मेटल होना चाहिए और में, उसको हम और बोलेंगे। अब हम देखते हैं गैंग। गैंग क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती हैं और में उनको हम गैंग बोलते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम गैंग बोलते हैं। तो ओर्स आर यूजुअली कंटामिनेटेड विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल सैंड आर कॉल्ड गैंग। उनको हम गैंग बोलते हैं, यानी ओर के अंदर जो गंदगियां हैं उनको गैंग बोलते हैं। साफ सिंपल बात है। आगे देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल देखेंगे फ्रॉम द ओर्स, यानी ओर्स से मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखेंगे। तो यहां फर्स्ट स्टेप है हमारा एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, यानी कि उन ओर्स को हम लेंगे जिनमें अधिक मात्रा में मेटल पाए जाए। ऐसा ना हो कि कम मात्रा में मेटल हो और उसको हम लें। सेकंड है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का एक्सट्रैक्शन देखेंगे, किस तरीके से मेटल को अलग करेंगे, और फिर जो मेटल हमने प्राप्त किया उसको हम रिफाइन करेंगे, यानी शुद्ध करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां हम पढ़ेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स के बारे में। इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग फ्रॉम ओर्स। गैंग क्या था, यानी कि ऐसी गंदगियां थी जो ओर में मौजूद थी, उनको हम गैंग बोलते थे। तो यहाँ पे हम 4 मेथड्स हैं। चारों मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उन सबको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हाइड्रोलिक वॉशिंग, सेकंड है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन, थर्ड है हमारा फ्लोटेशन, और फोर्थ है हमारा केमिकल सेपरेशन। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ में। तो फर्स्ट है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो ये क्या होता है, इन दिस प्रोसेस crushed ores washed by water steam. If any ore is denser than then gangue particle are washed away with the water stream and heavy ores are remains behind. मतलब क्या है, मतलब सिंपल सा ये है, इसमें क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक इस तरीके की चीज लेते हैं जिसमें क्या होते हैं, खांचे होते हैं, यानी गैप्स होते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, ओर को डालेंगे और यहाँ से हम वाटर भी डालेंगे। तो जो ओर होगा वो क्या होगा, एक हैवी मेटल होगा। जो और हैवी होगा तो वो क्या नीचे जाकर के इनमें बैठ जाएगा, देखो यहाँ पे बैठ चुका है। और जो इम्प्योरिटीज होंगी यानी गैंग पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, पानी के साथ में बह जाएंगे। तो हमारे लिए क्या ओर्स इनके अंदर मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। इसके एग्जांपल्स हैं टिन तथा लेड, इनको हम इसमें यूज करते हैं। आगे देखते हैं, यह है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक सेपरेशन आपको इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए, यानी मैग्नेट से सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन है ये उन मेटल्स पे ही अप्लाई होता है जिनमें मैग्नेटिक यानी चुंबक से चिपकने की क्षमता होती है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा ओर है
देखो चीजों को समझने की कोशिश करिए, इससे आपको परमानेंटली चीजें समझ में आ जाएंगी, आप लिख तो आसानी से सकते ही हैं। जो ओर था उसको हमने क्रश कर लिया यानी कि तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में क्या किया हमने, यहाँ पे एक मशीन लगाई। वो मशीन क्या है उसको समझिए। यहाँ पे हमारे दो क्या हैं, पहिए हैं। इन पहियों को हम घुमाने का कार्य करेंगे। इसमें हमने क्या लगा दिया, मैग्नेट लगा दी। क्या लगा दी, मैग्नेट। अब मैग्नेट क्यों लगाई ये भी समझेंगे। जब हमने इस पे ओर डाला तो जो हमारा ओर है उसमें क्या है, यानी मैग्नेट से चिपकने वाला सब्सटेंस है। तो जब ये घूमा तो यहां से और इस पर आया, और यहां से जब ये मैग्नेट है तो यहाँ चिपका रहेगा, यहां तक चिपका रहा है, यहां तक चिपका रहा है, यहां तक। और यहां से क्या है, जो मैग्नेट जो है खत्म हो जाएगी, तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस था वो यहां तक चिपका रहा, तो वो इधर आके गिरेगा। और जो गैंग पार्टिकल थे जो मैग्नेट से नहीं चिपकेंगे वो यहाँ पे आके गिरेंगे। तो इसको बोलते हैं हम मैग्नेटिक सेपरेशन। इस यानी कि मैग्नेट के द्वारा इसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे कि मैग्नेटाइट, क्रोमेटाइट, मैग्नीज, इन सबको इससे सेपरेट करने की प्रोसेस है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा बट डिफिकल्ट है नहीं। तो यहां है हमारा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। ये कौन सी प्रोसेस है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। तो हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स कौन होते हैं, जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्टिकल्स। और ऐसे पार्टिकल्स जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक मटेरियल्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहां पे देखिए एक बीकर है। बीकर में हमने क्या लगाया, जो ओर था उसको हमने यहां डाल दिया। अब ओर डालने के बाद में क्या हुआ, हमने यहां से कंप्रेस्ड एयर ली, यानी हम एयर को इसमें डालने वाले हैं। यहां से कंप्रेस्ड एयर हम इसमें पाइप से यहां आ जाएगी। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे हम यूज करेंगे। अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो कंप्रेस्ड एयर है वो यहां आ जाएगी, और जो हमारा ओर है वो ओर क्या है, इसमें मिक्स हो चुका है। तो हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यानी एक वाटर लविंग होता है और एक ऑयल लविंग होता है। तो जो ऑयल लविंग है वो ऑयल के साथ में, और जो वाटर लविंग है वो वाटर के साथ में घुल जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, देखो फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग, यानी झाग के द्वारा। अब यहाँ पे एक झाग बनेंगे और झाग के साथ में क्या आ जाएगा, हमारा जो ओर है वो झाग के साथ में मिल जाएगा। और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन इन द बॉटम, बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो दिस प्रोसेस यूज फॉर सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स में इसको यूज करते हैं, यानी फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड को सल्फाइड ओर्स में यूज करते हैं। तो इसके एग्जांपल हैं ZnS और CuS। आगे देखते हैं। यहां पे है स्टूडेंट्स केमिकल रिफाइनिंग, ये लास्ट है हमारा केमिकल रिफाइनिंग, तो इसको देख लेते हैं। इन दिस प्रोसेस ओर्स आर सॉल्युबल एंड गैंग्स आर इनसॉल्युबल। यानी कि इस प्रोसेस में जो ओर्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं, और जो गैंग है यानी कि जो बेस सब्सटेंस है वो इनसॉल्युबल होता है। तो यानी कि जो ओर है वो सॉल्युबल हो जाएगा और उसको हम अलग कर लेंगे। तो देख लेते हैं। ओर, जो ओर है कन्वर्ट इनटू मेटल सॉल्ट, ओर जो है वो मेटल सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास है ZnS यानी जिंक सल्फाइड प्लस O2 यानी ऑक्सीजन, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हमें मिलके बनाएगा ZnSO4 प्लस H2O प्लस 2S। यानी कि हमारा जो मेटल है वो अलग हो चुका है। यानी जिंक सल्फाइड को जब हमें ऑक्सीजन और H2SO4 के साथ में ट्रीट किया तो ZnSO4 बना, वाटर बना, और 2S यानी सल्फर बन चुका है। आगे देखते हैं। तो यहां से हम देखेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उसमें हमने जो एलिमेंट्स थे उनको 3 तरीके से डिफाइन किया था, जो हाईली रिएक्टिव हैं, मॉडरेट रिएक्टिव हैं या लो रिएक्टिव हैं। तो यहां हम देखेंगे उन मेटल्स के बारे में जो लो रिएक्टिव होते हैं। तो देखते हैं। दीज मेटल्स आर नॉन रिएक्टिव या वेरी लो रिएक्टिव। द ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग। इनके जो ऑक्साइड्स होंगे उनको रिड्यूस कर सकते हैं हीटिंग के द्वारा। तो इनके एग्जांपल्स को समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। तो हमारे लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे के एलिमेंट्स हैं यानी लो रिएक्टिव हैं, उनमें हमारा आता है कॉपर यानी Cu, Hg, Ag एंड Au। इन सबको मैं बार बार चर्चा कर चुका हूं। तो सबसे पहले देखते हैं Hg एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सिनेवार। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बहुत बार पूछा गया है कि सिनेवार किसका और होता है, तो Hg यानी कि मरकरी।
मरकरी का और होता है, इसको बोलते हैं सिनेवाल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमारे पास में है HgS, इसको जब हमने O2 के साथ में रिएक्ट किया तो हमारा बना HgO, यानी मरकरी ऑक्साइड प्लस SO2, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड गैस रिमूव हुई यानी निकली। अब हमने क्या किया, जो HgO आया उसको हमने फिर से रिएक्ट किया तो हमारा बना 2Hg प्लस O2, यानी कि हमें Hg प्राप्त हुआ। ये हमारी फॉर्मेशन है Hg के लिए, यानी कि ओर को, यानी ओर में से Hg को निकालने के लिए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कॉपर के लिए। तो कॉपर का देख लेते हैं। हमारे पास में है Cu2S, इसको कैसे देखेंगे, तो हमारे पास में 2Cu2S प्लस ऑक्सीजन, ये हमें देगा 2Cu2O प्लस SO2, यानी सल्फर डाई ऑक्साइड। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास में 2Cu2O है उसको हमें फिर से 2Cu(S) के साथ में रिएक्ट करना है, सॉरी 2Cu2S इसके साथ में रिएक्ट करना है, तो हमें मिलेगा 6Cu प्लस SO2, यानी कि हमें कॉपर मिल जाएगा। आगे देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स मिडिल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम मिडिल के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मिडिल में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं बच्चों, वो आता है हमारा जिंक, आयरन और लेड, यानी Pb। तो देखते हैं, दीज मेटल्स यूजुअली प्रेजेंट इन सल्फाइड और कार्बोनेट्स। ये क्या है, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स में पाए जाते हैं। इट इज इजियर टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, इनको उनके ऑक्साइड से प्राप्त करना काफी आसान होता है। तो चलिए देखते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स से निकालने के लिए हम देखेंगे, तो हमारी प्रोसेस है रोस्टिंग। देखते हैं रोस्टिंग क्या होता है। द सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। जो सल्फाइड ओर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं ऑक्साइड्स में जब इनको ज्यादा, यानी ज्यादा हीट किया जाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, यानी ज्यादा अमाउंट में हमको क्या है, एयर होनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम रोस्टिंग। तो देखते हैं इसको, हमारे पास में है ZnS, यानी जिंक सल्फाइड है प्लस ऑक्सीजन, इसको हीट करेंगे। ये जो ट्राइंगल बनाया है मैंने, इसको हीट के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। या तो आप यहाँ पे हीट लिख दीजिए या आप ये ट्राइंगल बना दीजिए। तो हमें मिलता है 2ZnO प्लस SO2। तो ये हमारी रोस्टिंग है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार एग्जाम में पूछता है। आगे देखते हैं, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेटल कार्बोनेट्स ओर। अब हम कार्बोनेट्स वाले ओर्स की बात करेंगे, तो देख लेते हैं। अब इसको याद रखिए आप, कार्बोनेट मतलब कैल्सिनेशन, C और C से याद रख सकते हैं, कार्बोनेट्स मतलब कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन, द कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, यानी ऑक्सीजन, या एयर से मतलब है हमारा ऑक्सीजन से। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। देखते हैं, हमारे पास में ZnCO3 है, जब इसको हमने हीट किया इन द लिमिटेड एयर, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन में, तो हमें मिला ZnO प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई। नाउ वी गेट मेटल ऑक्साइड बाय द प्रोसेस रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, यानी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से हमको ये प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हम रिडक्शन देखने वाले हैं। रिडक्शन हमने बताया था उपचयन और अपचयन, हिंदी में भी मैं बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देख रही है तो आप उस वीडियो को भी जाकर के देख सकते हैं। यहां देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। फॉर द रिडक्शन वी यूज सम रिड्यूसिंग एजेंट्स। हम कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करते हैं, कार्बन, यानी C फॉर कार्बन, CO मतलब कार्बन मोनो ऑक्साइड, एंड S2 फॉर हाइड्रोजन। तो हमारे पास में है ZnO प्लस C, यानी कार्बन, तो हमें मिलता है Zn प्लस CO। यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है और ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो यहाँ पे जो Zn है वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि Zn से ऑक्सीजन हट रहा है और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो एक चीज को हम कई जगह यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स टॉप पे होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो टॉप पे कौन कौन से होते हैं, तो मैंने बताया था कालू, यानी Na मतलब मंगू, सॉरी कालू ने कहा, यहाँ आएगा Ca,
मंगू। तो ये सब एलिमेंट जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में काफी ऊपर होते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव, मैंने बताया था ये एलिमेंट्स क्या होते हैं या मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। दीज आर नॉट रिड्यूस विद द रिड्यूसिंग एजेंट, इनको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट से, तो इसके लिए क्या करते हैं हम यूज, दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फ्रॉम देयर मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। एक्सट्रैक्टिंग ऑफ Na फ्रॉम NaCl, मेटल डिपॉजिट एट कैथोड, क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, ये सब हम देखेंगे अभी। तो हमारे पास में क्या है, हमने एक एपरेटस लिया, इसमें हमने लिया एनोड, एनोड होता है हमारा पॉजिटिवली चार्ज, और कैथोड, कैथोड होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। यहां पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक बैटरी लेनी है, बैटरी को हमें स्टेब्लिश कर लेना है यानी कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पे हमने मोल्टन मान लीजिए NaCl लिया है। अब क्या होगा, जब हम इसमें जो बैटरी से करंट फ्लो करेंगे, तो करंट फ्लो होने के बाद में क्या होगा, जो एनोड है यानी एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और Cl क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो Cl एनोड पर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। और यहां देखते हैं, यहां हमारा है कैथोड, कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज, तो हमारा जो Na पॉजिटिव है वो कैथोड की साइड में जाएगा। तो जो कैथोड है वो Na पॉजिटिव पे पहुंच यानी सॉरी कैथोड पे Na पॉजिटिव पहुंचेगा और एनोड पे Cl नेगेटिव पहुंचेगा। तो मेटल डिपॉजिट एट कैथोड एंड क्लोरीन लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पे क्या पहुंचेगी, क्लोरीन, और कैथोड पे मेटल पहुंच जाएगा। तो आगे देखते हैं, आगे है हमारा रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स को देख लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। व्हेन करंट पास थ्रू इट, इम्प्योर मेटल डिसॉल्व इनटू इलेक्ट्रोलाइट। ये देखिए पूरी एक हेडिंग है, ये दो नहीं है, ये बाई मिस्टेक है, 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ये बाई मिस्टेक है, तो इसको आप हटा दीजिए। ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, और ये 3 पॉइंट है। तो देख लेते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब मान लीजिए हमारे पास में है कॉपर यानी Cu, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। हमने यहां पे भी कैथोड एंड एनोड लिया, इसके बाद में हमने क्या किया, एनोड हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, वी नो, कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी हमें पता है। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहां पे हमें सॉल्यूशन लेना है। मान लीजिए मैंने CuSO4 लिया, यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हमने CuSO4 लिया, और हमने इनमें से करंट फ्लो कर दिया। यहाँ पे जो कैथोड होता है उसको हम लेते हैं प्योर मेटल, कैथोड को हम लेते हैं प्योर मेटल, और एनोड पे हम लेते हैं ओर को। एनोड पे हम ओर को लेंगे और कैथोड पे हम प्योर मेटल लेंगे। मान लीजिए हमने कॉपर लिया, तो कॉपर की एक छोटी सी स्टिक हम इसमें लगाने वाले हैं। जब इसमें से हम करंट फ्लो करेंगे, यानी करंट जब फ्लो होगा, तब क्या होगा, जो ये ओर था, ये ओर था, और ये क्या था हमारा कॉपर यानी Cu की छड़ थी। तो जो ओर होगा वो धीरे धीरे उसमें से हट करके वो कहाँ चिपक जाएगा, यानी कि कैथोड पे चिपक जाएगा, और कैथोड पे क्या मिल जाएगा हमें, प्योर, कैथोड पे मिलेगा हमें प्योर Cu, यानी कॉपर जो था वो हमारा कैथोड पे आ जाएगा, और एनोड से जो ओर था हमारा वो हट जाएगा, यानी ओर धीरे धीरे जो था वो कैथोड पे आ जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे जा करके बैठ जाएंगी। तो ये हमारी प्रोसेस होती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के लिए। मैं एक बार फिर बता देता हूं, देखिए, जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने यहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिया, वो लिया हमने CuSO4 का। जब हमने इसमें से करंट फ्लो किया तो ये हमारा था प्योर मेटल यानी कि प्योर Cu, और यहाँ मेरा था ओर, ये ओर था, तो धीरे धीरे जो ओर था वो यहाँ पहुंच गया, यानी कॉपर यहाँ पहुंच गया, और इसको क्या बना दिया, मोटी चादर बना दी। तो इसको बोलते हैं हम रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। आगे देखते हैं, यहां पे स्टूडेंट्स जो प्रक्रिया हुई उसको हम और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एनोड पर क्या हुआ हमारा, Cu2 पॉजिटिव यानी 2 धनात्मक होता है, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से कैथोड पर, तो कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमको मिल जाएगा Cu यानी प्योर Cu। तो आगे बढ़ते हैं, आगे है स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। तो लास्ट टॉपिक को देख लेते हैं।
अब जो चैप्टर है वो ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो कोरोजन हमने अन्य चैप्टर में भी पढ़ा है, तो यहां देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ सम मेटल्स सच एज आयरन इज कोरोडेड व्हेन दे एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको उनमें कोरोजन लग जाती है जब वो क्या होते हैं, एयर में काफी दिनों तक रखे रहते हैं, तो इसको कोरोजन बोलते हैं, यानी कि स्लो ईटिंग ऑफ द मटेरियल। फर्स्ट हेडिंग देखते हैं, सिल्वर बिकम्स ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर। देखो मैंने बताया था कि यहां से पूछेगा आपसे कि सिल्वर का रंग कैसा पड़ जाता है जब वो एयर में होती है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, कुछ भी आपको बता देगा। तो क्या हो जाती है, ब्लैक हो जाती है व्हेन एक्सपोज टू एयर एज इट रिएक्ट्स विद एयर टू फॉर्म ए कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड की वो जो कोटिंग है उसको क्रिएट करती है। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार यहां से भी आ जाता है। कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोट ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अब आपसे देखो यहां से दो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कॉपर रिएक्ट करता है एक्स के साथ में, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कॉपर रिएक्ट विद एक्स टू फॉर्म ए ग्रीन कोटिंग, नेम द एलिमेंट एक्स, या नेम द एक्स, व्हाट इज एक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ पे एक्स, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कॉपर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ए एलिमेंट एक्स, वो एलिमेंट एक्स क्या बनेगा वो बताइए, तो ग्रीन कोटिंग बनेगी, या कुछ भी पूछ लेगा। यानी क्वेश्चन आने के चांस यहां से रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड देख लेते हैं, आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर एक्वायर्स ए कोटिंग ऑफ ए ब्राउनी फ्लैश की सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। आयरन क्या होता है, आपने आयरन देखा होगा अपने घरों में, लोहा, लोहे पे क्या होती है, एक लाल रंग की कोटिंग जम जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग। तो जब जो आयरन है वो लंबे समय तक जमीन में पड़ा रहता है या बाहर पड़ा रहता है तो उसमें रस्टिंग लग जाती है, जनरल सी बात है। आगे देखते हैं, तो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये आपको बहुत अच्छे से आता है, आप सारे बच्चे जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कि जंग वगैरह जो लगती है उससे कैसे बच सकते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। चैप्टर का अंत चल रहा है, काफी अच्छी जर्नी रही हमारी पूरी। देख लेते हैं, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग। भाई पेंट कर दो, पेंट करने से क्या होता है, जंग नहीं लगती, सबको पता है। ऑयलिंग, ऑयल लगा दो। ग्रीजिंग, ग्रीजिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में बता चुका हूं। क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग, मेकिंग एलॉयज, एलॉयज वगैरह, इन सबको भी देख लेते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन देखते हैं यहीं पे। इट इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ लेयर ऑफ जिंक। आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन है, आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन है। सिंपल सी बात है, याद रखेंगे, आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन है। 3 बार इसलिए बताया है क्योंकि आपको याद रहे, ये इंपॉर्टेंट है, बट कभी कभी पूछेगा, मुश्किल है पूछना, बट फिर भी पता रहना चाहिए। एलॉय देख लेते हैं। एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। एलॉय क्या होता है, 2 मेटल से मिलकर बन सकता है, एक मेटल एक नॉन मेटल से मिलकर बन सकता है, या दोनों नॉन मेटल से मिलकर भी बन सकता है। तो देख लेते हैं, आयरन क्या होता है, मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। जब आयरन के साथ में कार्बन को मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, यानी स्टील। तो स्टील के बारे में भी देख लेते हैं। स्टील क्या है, आयरन प्लस निकेल एंड क्रोमियम। तो स्टील एंड आयरन अलग अलग चीजें हैं, याद रखेंगे मित्रों। अब देख लेते हैं ब्रास के बारे में। ब्रास हमारा होता है कॉपर प्लस जिंक। क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में भी पूछेगा और आपसे एग्जाम में भी पूछेगा, जो CBSE का एग्जाम होता है, कि ब्रास इनमें से किन किन का मिक्सचर होता है। कॉपर का और जिंक का होता है ब्रास, और ब्रॉन्ज होता है कॉपर और टिन का, और सोल्डर होता है लेड और टिन का। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं कंपटीशन के लिए भी, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आया है या वीडियो में आपको लगता है कोई चीजें गलती से बताई गई हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आता है या कोई भी दिक्कत है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और अगर पसंद नहीं आया तो उसको डिसलाइक करना है, लाइक नहीं करना है। तो चलिए, चैप्टर समाप्त। अगला वीडियो आपका आएगा इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। तो बने रहिए चैनल के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।